नाइन्थ क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से तुम्हारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन या फिर तुम्हारे 3 नंबर के क्वेश्चन, है ना। छोटा क्वेश्चन बहुत ही कम बनने का चांस है कि क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर में आ जाए, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कितने नंबर में आते हैं? 4 नंबर और 3 नंबर। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुमने देखा होगा अगर मैं तुम्हें एक ऐसी फिगर बनवाऊं जिसके अंदर कितनी साइडें हैं? 3। कितनी साइडें दिखाई दे रही हैं? 3। 1 2 3। कितनी साइडें हैं? 3। तो जब 3 साइडों को जोड़कर बनाया जाता है तो बनने वाली फिगर क्या कहलाती है? ट्रायंगल। 3 साइडों को जोड़कर जो फिगर बनती है दैट फिगर इज नोन एज ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कुछ अलग। 3 साइडों की बात नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 8 के अंदर बात हो रही है 4 साइडों की। कितनी साइडों की बात हो रही है? 4 साइडों की। 1 2 3 4। बताओ कितनी साइड है? 1 2 3 4। किसी भी तरह की फिगर जो 4 साइडों से मिलकर बन रही है, ध्यान से सुनो, ऐसी कोई सी भी फिगर जिसको बनाने के लिए हमने कितनी साइडों का इस्तेमाल करा है? 4 साइडों का, दैट फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। दैट फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसी फिगर कहलाती है क्वाड्रिलेटरल। अब तुम समझ गए होंगे चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। मतलब यहां पर हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। और ध्यान से सुनो, अलग अलग तरह के, कई तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। पहले तो मैं क्या करूंगा, तो मैं हर एक क्वाड्रिलेटरल की फिगर बनवाऊंगा और प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। एक्सरसाइज तो बाद में आएगी 8.1। एक्सरसाइज कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, ठीक है। फिगर का नाम लिखना है, फिगर की प्रॉपर्टीज लिखनी है और फिगर बनानी है। तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल मैं लिखवा रहा हूं, लिखो, बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल लिखो। नंबर डालना चाहो तो नंबर डाल सकते हो या सीधा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रेक्टेंगल। हो सकता है तुम लोगों ने ये रेक्टेंगल नाम का शब्द पहले भी सुन रखा हो और कुछ बच्चे को इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले से ही मालूम हो। अच्छी बात है, मालूम है तो भी अच्छी बात है और नहीं है मालूम तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में तुम्हें प्रॉपर्टीज लिखनी है। हर एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या लिखनी है? प्रॉपर्टीज। और क्या बनानी है तुम्हें साइड में? फिगर। तो देखो रेक्टेंगल की फिगर बनाओ, ज्यादा बड़ी भी मत बनाना ना ज्यादा छोटी बनाना, सिंपल सी फिगर बनाते रहना बस। तो देखो ए बी सी डी, ये होता है हमारा रेक्टेंगल। क्या होता है ये? हमारा रेक्टेंगल। अब मैं तुम्हें इसकी कुछ खासियत बताऊंगा, मतलब कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और बताऊंगा क्या? प्रॉपर लिखवाऊंगा। इसकी हर एक प्रॉपर्टी को प्रॉपर नोट करवाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं। लिखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, स्मॉल ए। इसकी खासियत होती है, बोर्ड पे देखो, इसकी खासियत होती है कि आमने सामने की साइडें, बोर्ड पे देखो, ए बी और ए बी के सामने कौन सी साइड दिखाई दे रही है? डी सी। बताओ, आमने सामने है ना, आमने सामने की साइडें बराबर होती है। बताओ ए बी किसके बराबर होगा? डीसी के बराबर होगा ना, आमने सामने की साइडें। तो लिखो ए बी बराबर होता है डीसी के। और बताओ एडी किसके बराबर है? फिर मुझे जल्दी से बताओ, एडी के सामने कौन सी साइड है? एडी के सामने है बीसी। तो एडी किसके बराबर है? बीसी के। लिखो एडी इक्वल टू बीसी। तो प्रॉपर्टी क्या बनी? प्रॉपर्टी बन गई अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ रहे हो ना? देखो आमने सामने की साइडें क्या होती है? इक्वल होती हैं। मैंने तुम्हें समझा भी दिया ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, और मैंने लिखवा भी दिया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइडें हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है।
अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, मतलब कि बी। इसमें ध्यान रखना, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एंगल ए भी कितने डिग्री का होगा? 90। एंगल बी भी कितने डिग्री का होगा? 90। एंगल सी और एंगल डी भी कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। लिखो, दूसरी प्रॉपर्टी है ईच एंगल 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है इसके अंदर? 90 डिग्री का। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अगर तुम इसको भूलने की कोशिश करोगे तो भूल नहीं पाओगे, हर समय तुम्हें ये बातें याद आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें रेक्टेंगल के बारे में कितनी प्रॉपर्टी लिखवाई है? 2, ए और बी। हर एक फिगर के बाद है ना कम से कम 3 लाइनें छोड़ देना। जैसे कि देखो, मैंने तुम्हें रेक्टेंगल पढ़ाया, मैंने तुम्हें रेक्टेंगल की साइडों में क्या बताई? फिगर बताई। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल की साइडों में क्या बताई? फिगर बताई। और यहां पर मैंने कितनी प्रॉपर्टी लिखवा दी? 2 प्रॉपर्टी लिखवा दी। हर एक फिगर के बाद और हर एक टॉपिक के बाद है ना कम से कम 3 या 4 लाइनें छोड़ देना। अगर कुछ और प्रॉपर्टी बाद में आएगी ना क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे कि मान लो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, 8.1 का क्वेश्चन करेंगे या 8.2 का क्वेश्चन करेंगे, बाय चांस अगर कोई और प्रॉपर्टीज की आती है तो वो प्रॉपर्टी में हाथों हाथ लिखवा दूंगा, है ना। इसलिए कम से कम 3 या 4 लाइनें छोड़कर रखना हर एक टॉपिक के बाद। तो रेक्टेंगल में फिलहाल मैंने 2 लिखवाई हैं, उसके बाद है ना थोड़ी सी लाइनें छोड़ देना। और मैंने तुम्हें बताया है कि कम से कम 3 या 4 लाइनें छोड़ दिया करो, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला टॉपिक देखते हैं रेक्टेंगल के बाद। तो रेक्टेंगल के बाद अगला टॉपिक लिखो, मतलब कि अगला क्वाड्रिलेटरल। अगला क्वाड्रिलेटरल मैं तुम्हें बताऊंगा, लिखो रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस की एक खासियत होती है, ये दिखने में पैलोग्राम की तरह लगता है। दिखने में किसकी तरह लगता है? पैलोग्राम। सुना है पैलोग्राम के बारे में? अगर सुना है तो अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मौका मिलेगा बताने का। तो पहले रोम्बस बना लो। दिखने में ही किसकी तरह लगता है भाई? पैलोग्राम की तरह। लग रहा है ना हल्का हल्का पैलोग्राम। जिन बच्चों को पैलोग्राम के बारे में मालूम है कैसा होता है उन्हें तो पता चल रहा होगा, और जिन्हें नहीं मालूम और भी अच्छी बात है, पता चल जाएगा बाद में, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी तरह लगता है, वो तो मैंने एक बात बता दी कि किसकी तरह लगता है? पैलोग्राम की तरह। लिखो, इसको भी हमने नेम दे दिया ए बी सी और डी। तो इस पैलोग्राम को हमने क्या नेम दे दिया? ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखो जब ये पैलोग्राम की तरह लगता है, अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। लिखो नंबर 1, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी ये जो चारों साइडें होती है ना, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, चारों की चारों साइडें, चारों की चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों की चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो लिखो ए बी इक्वल टू होता है बी सी के, बी सी इक्वल टू होता है सी डी के, और सी डी इक्वल टू होता है डी ए के। मतलब हर एक साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। यह है इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब लिखो दूसरी प्रॉपर्टी रोम्बस के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका जो एंगल होता है ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों में से इसका एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ना तो एंगल ए 90 होता है,
ना ही एंगल D90 होता है, ना ही एंगल C90 होता, कोई सा भी एंगल 90 नहीं होता। तो लिखो नाइदर एंगल 90 डिग्री। नाइदर एंगल मतलब कोई सा भी एंगल 90 नहीं है। तो तुम्हें ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए, ध्यान से सुनो। चारों साइडें रोम्बस की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। मैं इस टॉपिक के लिए भी वही बात बोलूंगा, कम से कम 3 या 4 लाइनें छोड़ देना, ठीक है। अभी तो मैं वो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं बेसिक बेसिक, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी मैं इनके अंदर और भी ज्यादा क्या लिखवाता जाऊंगा, प्रॉपर्टीज। फिलहाल ये 2 2 3 3 काफी है ना। तो इसके लिए भी 3 या 4 लाइनें छोड़ देना अपने पेज पर। फिर अगली फिगर बनाओ, अब मतलब कि अगला टॉपिक। तो देखो रोम्बस के बाद बारी आएगी, इनकी प्रॉपर्टीज याद रखना, ध्यान से सुनो। पूरा का पूरा चैप्टर प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। अगर तुमने किसी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल की फिगर पढ़ ली, समझ ली, प्रॉपर्टी याद कर ली, तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाता है ना। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगली फिगर लिखो भाई, स्क्वायर। ऐसा तो है ही नहीं कि स्क्वायर के बारे में तुम ना जानते हो, स्क्वायर के बारे में तो हर कोई जानता है। स्क्वायर को वैसे चकोर बोलते हैं, मतलब ये चकोर होता है। देखो स्क्वायर की भी एक खासियत होती है कि इसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल। ए बी बी सी सी डी डी ए सब इक्वल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी चारों साइडें इक्वल होती है तो ये रोम्बस नहीं बना? नहीं। क्यों नहीं बना रोम्बस, अभी पता चल जाएगा। ध्यान से सुनो, मैंने बताया था रोम्बस की भी चारों साइडें इक्वल होती हैं, और मैं बोल रहा हूं स्क्वायर की भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। पहले लिख लो, लिखो पहली प्रॉपर्टी, मतलब कि इसकी ए भी बराबर होता है बीसी के, बीसी बराबर होता है सी डी के, और सी डी बराबर होता है डी ए के। तो चारों साइडें क्या हो गई, इक्वल। लेकिन इसकी एक खासियत और होती है, इसका भी हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। जबकि मैंने रोम्बस में क्या बोला था कि उसका एक भी एंगल 90 नहीं होता। इसका हर एक एंगल 90 है और उसका एक भी एंगल 90 नहीं है, इसलिए इसको रोम्बस नहीं बोल सकते। तो दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, लिखो ईच एंगल 90, है ना। इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का होता है। ईच एंगल 90, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते जाना है भाई, चीजों को समझते जाना है। और हर एक फिगर के बारे में मैं जो बोल रहा हूं, 2 2 3 3 लाइनें जरूर लिख देना, मतलब छोड़ देना। अगला टॉपिक देखते हैं, देखते हैं भाई अगला टॉपिक क्या है। रेक्टेंगल बता दिया, रोम्बस बता दिया, स्क्वायर बता दिया। लिखो अगला क्वाड्रिलेटरल। अगला क्वाड्रिलेटरल है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम अगला क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो देखो अगला क्वाड्रिलेटरल, अगला क्वाड्रिलेटरल था ट्रेपीजियम, और इसको भी नाम दे दिया ए बी सी डी। इसकी मैं ज्यादा प्रॉपर्टी अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आएगी क्वेश्चन के हिसाब से, जब क्वेश्चन आएगा, है ना। लेकिन हाँ, जब मैंने बनवाया तो कुछ तो लिखाऊंगा ही, है ना। तो हेडिंग डाल देना ट्रेपीजियम और साइड में बना देना फिगर। इस ट्रेपीजियम की एक खासियत होती है, देखो वर्ड पे, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल। ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड हमेशा आपस में क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल समझते हो ना, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं।
कुछ बच्चों को लगता है ये वाली साइडें भी पैरेलल हैं, जबकि ये साइडें पैरेलल नहीं है। पैरेलल का मतलब होता है कभी भी कट ना करे। और तुम देख सकते हो ये वाली साइडें आगे जाके कट कर सकती हैं, है ना। खैर उसको छोड़ो, ध्यान रखो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो लिखो हमेशा ए बी पैरेलल होती है सी डी के। ये वाली साइड है ए बी पैरेलल होती है किसके, सी डी के। और साथ ही साथ कभी भी इक्वल नहीं होती। लिखो ए बी नॉट इक्वल टू सी डी। देखो ये वाला जो साइन मैंने बनाया ना, पहले मैंने इक्वल टू बनाया और फिर उस इक्वल टू को मैंने बीच में से कट कर दिया, तो ये होता है नॉट इक्वल टू का साइन। तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होती हैं, पैरेलल होती हैं लेकिन कभी भी इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। तो देखो इसकी तो मैं एक ही लिखवा रहा हूं फिलहाल मैं एक ही लिखवा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। अभी फिलहाल मैं इसमें एक ही लिखवा रहा हूं, बाकी जो प्रॉपर्टीज आएंगे ना क्वेश्चन के बेस पर मैं लिखवाता जाऊंगा। बस है ना, हर एक फिगर के लिए कम से कम 3 या 4 लाइनें छोड़ दिया करो, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। भाई छोड़ने में चाहिए क्या रहा है, बाद में दिक्कत नहीं होगी, फिर आराम से लिख सकते हो तुम उसी की जगह पर। बाकी सब कुछ तुमने बना ही रखा होगा, फिगर वगैरह। ठीक है, अब इस चैप्टर की लास्ट फिगर बची हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट, वो मुझे इस चैप्टर में पहले ही करानी चाहिए थी, मैंने जानकर नहीं कराई, एंड में कराऊंगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं। एक फिगर लिखो, कौन सी फिगर है वो, पैरेललोग्राम। नाम तो सुना ही होगा, स्वागत नहीं करोगे इनका, इनका क्या स्वागत करना, कोई अपना तो करता नहीं है स्वागत, हम एक फिगर का स्वागत करें। तो देखो पैरेललोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मैं एक बात बता देता हूं, सिर्फ पैरेललोग्राम के बेस पर ही अगला चैप्टर बनाया गया है। उस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है हमें, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पैरेललोग्राम वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी की इसकी इंपॉर्टेंस अब पता चल जाएगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज दूसरे फिगर्स के मुकाबले ज्यादा हैं, इसकी प्रॉपर्टीज दूसरी फिगर्स के मुकाबले ज्यादा हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई पैरेललोग्राम। पहले तो फिगर बना लेते हैं इसकी, है ना। जिन्हें मालूम है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं है मालूम कोई बात नहीं, लिखना सभी को है प्रॉपर। तो पहले एक बढ़िया सा पैरेललोग्राम बनाता हूं, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना भी दिल खोल के मत बनाना, है ना। नॉर्मली बस चीजें समझ में आ जाए ऐसा बने, है ना। तो देखो मैं बोर्ड पे सही से बना नहीं पाता क्योंकि बोर्ड पे इतना पता चलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है पैरेललोग्राम बनाने की। पैरेललोग्राम में क्या होता है, हल्का सा ना तिरछापन होता है। देखो ये रेक्टेंगल है, ऐसे कर दिया करो, रेक्टेंगल को ऐसे करना है, तो वो क्या बन जाता है तुम्हारा पैरेललोग्राम। नाम दे दो इनको, ए बी सी डी। तो ये है हमारा पैरेललोग्राम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा है क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बेस पर 9th क्लास में चैप्टर 9 बनाया गया है। तुम देख सकते हो अपनी बुक के अंदर, चैप्टर 9 का नाम ही यही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब हमें पैरेललोग्राम का क्या पढ़ना है, उसके अंदर एरिया। तो पूरे चैप्टर में पैरेललोग्राम ही पैरेललोग्राम है अगले वाले चैप्टर में। ठीक है, और वो तभी समझ में आएगा जब तुमने ये पैरेललोग्राम का टॉपिक यहां पर पढ़ा होगा। तो फिगर देखते हैं भाई इसकी। एक प्रॉपर्टी तो बच्चों को हमेशा से ही मालूम होती है पैरेललोग्राम की। बताओ ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। दो बातें ध्यान रखो, पैरेलल भी होती हैं और साथ ही साथ इक्वल भी होती हैं। तो देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, समझ रहे हो ना। मतलब कि ए बी और सी डी इक्वल होती हैं और साथ ही साथ क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। इसी तरह से ए डी बी सी के इक्वल होती हैं और साथ ही साथ क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। लेकिन लॉजिक क्या लिखते हैं, अब लिखो लॉजिक, लॉजिक लिखो ब्रैकेट में। लॉजिक ये होता है, ध्यान से सुनना, लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये है, बताओ अपोजिट साइड है ना, ये जो मैंने बनाई है कौन सी साइडें हैं, ये अपोजिट साइड सी तो है,
इसका मतलब ये हुआ, लॉजिक ये बना कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होती हैं और साथ ही साथ क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। तो लॉजिक लिखो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल। अब लिखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, मैंने बताया था इसकी थोड़ी सी ज्यादा आएंगी भाई, इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा आएंगी, ठीक है। तो तुम्हें उन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है और कभी भी उन प्रॉपर्टीज के साथ खेलवाड़ नहीं करनी है, मतलब कि उन प्रॉपर्टीज को कभी भी नहीं भूलना है। भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है मरते दम तक हर एक प्रॉपर्टी के बारे में। मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देख रहा हूं पैरेललोग्राम की, ठीक है। अभी मैंने बस पैरेलल बताई है, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देख रहा हूं। तो देखो मैंने ये बता ही दिया है कि इसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है और आमने सामने की साइड इसकी बराबर होती है और साथ ही साथ पैरेलल भी होती है। देखो इसकी एक प्रॉपर्टी और लिखो, देखो बोर्ड पे, आमने सामने के एंगल बताओ। ए के सामने कौन सा एंगल है, बोर्ड पे देखो, ए के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, सी, और बी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, डी। इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, मतलब ए बराबर होता है सी के, ए बराबर होता है एंगल सी के, और इसी तरह से बी किसके बराबर होता है, एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर होता है, एंगल डी के। अब इसमें लॉजिक क्या लिखना है, इसमें लॉजिक ये लिखना होता है, लिखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो आमने सामने के एंगल होते हैं, ध्यान से सुनो, सिर्फ आमने सामने के, ये नहीं कि आगे पीछे, सिर्फ आमने सामने के एंगल। आमने सामने के एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि हमारा एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के। तो ये होती है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो कि हट करती, मतलब कि अभी तक के क्वेश्चंस में नहीं आई थी, तो अब आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो अगली प्रॉपर्टी, इसकी मैंने पहले बताया था ज्यादा है। तो देखो अगली प्रॉपर्टी लिखवाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो देखो जो अगली प्रॉपर्टी आएगी सी, वो सी प्रॉपर्टी में इसको रब कर रहा हूं तब लिखवाऊंगा। तुम लोग तो कंटिन्यू करते रहना, नीचे लिख लेना सी प्रॉपर्टी, लेकिन मैं पहले इसको रब कर देता हूं। अब लिखो तीसरी प्रॉपर्टी यानी कि हमारी सी। तो देखो बोर्ड पे मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूं। जब हम ए को सी से, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब जब मैं ए को सी से मिलाऊंगा और जब मैं डी को ए से मिलाऊंगा, तो ये जो मैं कोने से कोना मिला रहा हूं ना, मतलब मैंने ए को सी से मिलाया और बी को डी से मिलाया, ये जो मैंने कोने से कोना मिला दिया, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिया। अब ये जो दो लाइनें बन गई हैं बीच में, इन लाइनों को बोला जाता है डायगोनल। इन लाइनों को क्या बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है। जब भी किसी भी फिगर के कोने से कोने को मिलाते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, दैट लाइन इज नोन एज डायगोनल। उन लाइनों को क्या बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। अब इन डायगोनल की खासियत होती है, इन डायगोनल की एक खासियत होती है कि ये डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पहले तो मुझे बताओ, इन दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा है ना, जिस पॉइंट पर काटा है उस पॉइंट को नेम दे दो ओ। जिस पॉइंट पर कट करा है ना, उस पॉइंट को मैंने क्या नेम दे दिया, ओ, ठीक है।
अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बोला है कि डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब मैं तुम्हें बताता हूं बाइसेक्ट का मतलब क्या है। अगर तुम्हें हो सकता है पिछले चैप्टर्स में मैंने तुम्हें कभी बाइसेक्ट के बारे में बताया हो तो अच्छी बात है, और अगर याद है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं भी बताया है, और अगर बताया है तो याद भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल काटना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल काटना। अब देखो कैसे, अगर इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को किस पर बाइसेक्ट करा है, ओ पर। इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को किस पर बाइसेक्ट कर रखा है, ओ पर। तो देखो, ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर सी तक ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रखा है। देखो, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ओ ए और ओ सी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लिखो तीसरी प्रॉपर्टी, ओ ए बराबर है ओ सी के। अब इधर देखो, बताओ ओ से लेकर डी और ओ से लेकर बी, ओ से लेकर डी तक और ओ से लेकर बी तक, बताओ ये दोनों डिस्टेंस भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना। मतलब कि ओडी और ओबी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो लिखो ओडी इक्वल टू ओबी। और क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी। अब लिखो प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का नाम है, लिखो कि जो डायगोनल होते हैं, लिखो डायगोनल्स बाइसेक्ट क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। हमेशा पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को कैसे काट देते हैं, बिल्कुल इक्वल इक्वल। मतलब कि ओ ए बराबर हो जाता है ओ सी के और ओडी बराबर हो जाता है ओ बी के। तो वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल काटते हैं, ये एक अच्छी बात है। वरना आजकल कौन इक्वल काटता है, कोई इक्वल नहीं काटता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर के अंदर जितनी जरूरत थी ना उतना मैंने बता दिया। बाकी अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुमने जिस पेज पर ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं आज, तुमने जिस पेज पर ये सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी है, फिगर वगैरह बनाई है, जिस पेज पर भी बनाई है, ठीक है। चाहे उस पेज में थोड़ी बहुत जगह बची हो खाली, और चाहे उस पेज में पूरी की पूरी जगह ही खाली हो, क्यों ना तुमने सिर्फ एक ही लाइन लिखी हो, ठीक है। क्या पता तुम्हारा पूरा पेज खाली हो, क्या पता थोड़ा बहुत बचा हुआ हो। कुछ कुछ होता है ना कि थोड़ा सा एक लाइन लिख दी और पूरा पेज खाली था। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, इस पेज के अलावा दो पेज छोड़ दो अपने रजिस्टर के खाली। इस पेज के अलावा चाहे ये पेज खाली हो, चाहे ये पेज भरा हुआ हो, चाहे ये पेज थोड़ा सा खाली हो, इस पेज को छोड़कर, ध्यान से सुनो, इस पेज को हटाकर नए वाले दो पेज छोड़ दो अपने रजिस्टर के। अब मैं बता देता हूं क्यों छुड़वा रहा हूं। देखो, अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई है ना, इस चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ और चीजें आती रहेंगी, कुछ ना कुछ और चीजें आती रहेंगी। और जब जब जो जो चीज आएगी ना, वो सारी आइटम यहीं पर लिखते रहना। कभी कभी थ्योरम आएगी, कभी कभी फॉर्मूला वगैरह आ सकता है, कभी कभी कोई प्रॉपर्टी आएगी, तो वो मैं ना इसी पेज पर लिखवा दूंगा, तुम्हारे लिए भी आसानी रहेगी कि सारी चीजें एक ही पेज पर हो गई है ना, रिवाइज करने में आसानी रहती है, इसलिए छुड़वा रहा हूं पेज। अगर तुम लोग थोड़ा कोई छोटा लिखता है, तुम में से छोटा छोटा लिखता है, तो एक पेज भी काफी है। अगर तुम्हारा रजिस्टर बड़ा है तो तुम लोग एक पेज भी छोड़ सकते हो, और अगर रजिस्टर छोटा है तो भाई दो पेज जरूर छोड़ देना। क्योंकि चाहे ज्यादा जगह हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जगह कम नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना ना। क्योंकि जगह कम पड़ गई तो दिक्कत होती है फिर, इसलिए चाहे थोड़ी सी जगह ज्यादा पड़ जाए, तो अगर थोड़ा छोटा लिखते हो या बड़ा रजिस्टर है तो एक पेज से भी काम चल जाएगा, और अगर छोटा रजिस्टर है तो कम से कम तुम्हें दो पेज तो छोड़ने ही चाहिए, ठीक है।
तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। मैंने तुम लोगों को इतनी नॉलेज दे दी है कि अब हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हर एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हें हर एक क्वेश्चन की कम से कम दो बार प्रैक्टिस, हर एक क्वेश्चन की कम से कम दो बार प्रैक्टिस तुम्हें घर पर जरूर करनी पड़ेगी, कम से कम दो बार। अगर घर पे नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तुमसे कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड पर करवा सकता हूं और अगर तुमने नहीं करा तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा फिर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। देखो क्वाड्रिलेटरल है और तुम्हें मालूम है कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो कितने एंगल होते हैं, 4। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3। ट्रायंगल में 3 एंगल, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल, पेंटागन में 5 एंगल, हेक्सागन में 6 एंगल, समझ रहे हो ना। ऑक्टेंगल में 8 एंगल, ठीक है। खैर अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4, लेकिन क्वेश्चन में हमें 4 एंगल नहीं दिए, उनकी रेशियो दे रखी है। देखो द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। मुझे बताओ चारों एंगल की रेशियो क्या क्या दे रखी है, 3, 5, 9, 13। तो चारों एंगल की क्या दे रखी है, रेशियो। और मैंने तुम्हें मैथ्स की दुनिया में एक बात बता रखी है, ज्योमेट्री में एक बात बता रखी है, जब भी किसी भी एंगल की वो रेशियो देता है तो उस रेशियो को किसकी टर्म्स में मान लेते हैं, के की टर्म्स में। देखो बोर्ड पे, ये पहले एंगल की रेशियो, ये दूसरे एंगल की रेशियो, ये तीसरे एंगल की रेशियो, ये चौथे एंगल की रेशियो। जब भी क्वेश्चन किसी भी की रेशियो देता है ज्योमेट्री में तो उस रेशियो को किस में मान लेते हैं, के की टर्म्स में। देखो बोर्ड पे, पहले एंगल को तुमने क्या माना, 3K। दूसरे एंगल को क्या मानोगे, 5K। मतलब साथ में उसके क्या चिपका लेते हैं हम, K। अब तीसरे एंगल को क्या मानोगे, C को, 9K। और चौथे एंगल को क्या मानोगे, 13K, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल तुम्हें निकालने हैं, मतलब चारों एंगल निकालने हैं। बताओ क्वेश्चन ने हमें एक भी एंगल नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी हमसे सारे एंगल पूछे हैं ना, कोई बात नहीं, हम निकाल के दिखाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना मेरी, तुम्हें मालूम होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। अब क्वाड्रिलेटरल का याद रखना, क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल के तीन कह रहा हूं, चारों एंगल का सम, ए बी सी डी, चारों एंगल का सम होता है 180 नहीं 360। तो लिखो, लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों मिलाकर कितने बनेंगे, 360। साइड में लिख देना ऑल एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लिख लोगे ना पूरा। मैंने सिर्फ क्वाड्री लिख लिया है ना, जगह कम थी और मैंने मार्कर की इंक बचाने के लिए ये करा है ना। तुम समझ सकते हो इंक कितनी महंगी होती है मार्कर की, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ऑल एंगल्स सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तुम लोग पूरा लिख लेना। अब मुझे बताओ एंगल ए कितना है, एंगल ए है 3K। देखो वट पे, एंगल ए है 3K डाल दो, एंगल बी है 5K डाल दो, एंगल सी है 9K डाल दो, और एंगल डी है 13K, और इक्वल टू में 360। बताओ 3K, 5K, 9K और 13K, तो 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30। भाई मेरे हिसाब से तो 30K बन रहा है, हो सकता है तुम्हारे हिसाब से भी बन रहा हो, है ना। तो देखो यहां से निकल आएगी K की वैल्यू
360 अपॉन में 30, काटने के बाद बताना कितना आ रहा है भाई, के की वैल्यू बताओ काटने के बाद कितनी आ रही है जल्दी से। देखो अपोन में 30 दिख नहीं रहा है, मैं तुम्हें थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूं। देखो k इक्वल टू 360 अपॉन में 30, हाँ काट देता हूं मैं, जीरो से तो जीरो गया है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो k की वैल्यू आ गई 12। अब ये जो k की वैल्यू आई है ना, तो पहले तो यहां तक कर लो, बहुत ही सिंपल काम था भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई मैंने। बताओ क्या ये काम हमने पहली बार करा है? ये काम हमने ट्रायंगल में भी करा था, याद है, लाइंस एंड एंगल में भी करा था, इस तरह से k की वैल्यू निकालने वाला काम, है ना। तो k की वैल्यू निकालने की तो जरूरत पड़ती रहती है, और तुम्हें मालूम है जब k की वैल्यू निकल जाती है, उस k की वैल्यू को पुट कर देते हैं। बताओ k की वैल्यू कितनी निकली है? 12। अब इधर देखो, एंगल a कितना है तुम्हारा? 3k, तो k की जगह डाल दो 12, समझ रहे हो ना। इसी तरह से इधर देखो, एंगल b कितना है? 5k, तो k की जगह डाल दो 12। अब मैं सॉल्व कर देता हूं, 12 3 36, एंगल a आ गया 36 डिग्री का, 12 5 60, एंगल b आ गया 60 डिग्री का। इसी तरह से एंगल c और एंगल d, एंगल c देखो 9k, 9 इंटू 12, तो बताओ 12 की 9 से करेंगे भाई, 108 होते हैं ना, 108 ही होने चाहिए, है ना। एक बार चेक कर लिया करो, अगर मैं बाई चांस कुछ गलत कर दिया करूं तो उसे ठीक कर लिया करो, वीडियो में पता नहीं चल पाता है मुझे कि क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है, बाद में पता चलता है, इसलिए थोड़ा सा जिम्मेदारी से काम किया करो तुम भी, बाई चांस अगर मैं कोई गलती कर देता हूं तो ठीक है। वैसे 108 ही आएगा। लास्ट एंगल और निकाल लो फटाफट से, खुद से निकाल के देखो लास्ट एंगल, बहुत ही आसान है, हर बच्चा निकाल लेता है। देखो एंगल डी, चलो मैं निकाल देता हूं कोई बात नहीं, हाँ एंगल डी 13k, तो देखो 13 और ब्रैकेट में 12, k की वैल्यू 12 आएगा ना, हाँ 12 की 13 से कर दो भाई, 3 दूनी 6 और 12 कम 12, 120, 126, 156 आएगा ना। मेरे पास ये कैलकुलेट हुआ होता है पहले से ही, लेकिन तुम लोग एक बार जरूर करके देखा करो। तो 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री, तो इस तरह से हमने ये चारों एंगल निकाल लिए, और बहुत ही आसान थे ये चारों एंगल निकालना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी।